बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एमडी कैट का यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनमें गैसियस स्टेट जो कि चैप्टर नंबर 3 है बुक 1 का, उसमें से गैसियस स्टेट का इंट्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ जनरल गैस इक्वेशन जो कि PV इज इक्वल टू nRT है वो है। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन को समझने के लिए हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का कंसेप्ट होना लाजमी है, यानी उसके बगैर हम जनरल गैस इक्वेशन पर पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब सिलेबस के लिहाज से उसे भी हमें प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 बुक 1 से लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो पोर्शन है वहाँ से लिक्विड स्टेट का इंट्रोडक्शन है, उसमें एवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आइस और सॉलिड स्टेट में से लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब यह है कि जो चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जैसे आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, हमें हर एक की प्रॉपर्टीज़ और कम से कम एक एग्जाम्पल की डिस्क्रिप्शन भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम पहले ही डिटेल से मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस और वॉल्यूम हो उसे मैटर कहते हैं, और उसकी इंतहाई डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं कि मैटर प्योर भी होता है, इम्प्योर भी। प्योर को सब्सटेंस कहते हैं और वो एलिमेंट या कंपाउंड की शक्ल में हो सकता है। इम्प्योर को मिक्सचर कहते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की शक्ल में हो सकता है। इसी तरह एलिमेंट की आगे हमने क्लासेस पढ़ी थी, मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स और पॉलीआइसोटोपिक एलिमेंट्स। इसी तरह मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। और कंपाउंड में हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसी तरह जो होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन थे उसकी हमने फिर 9 टाइप्स पढ़ी थी, जैसे सोल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस, सोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, इसी तरह लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड और सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में, किसके बारे में? मैटर के बारे में। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर, तो हमारा आंसर होगा 4। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मैनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर, तो हमारा आंसर 4 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। क्यों? कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं यानी कि 4, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, उसमें जो प्लाज्मा स्टेट है उसकी अपनी फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है। यानी अगर हमसे को पूछे स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं तो आंसर होगा 4, और अगर कोई पूछे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, कितनी हैं, तो आंसर होगा 3। सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? गैसियस स्टेट को सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं। मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑन अर्थ या मोस्ट अबंडेंट स्टेट अराउंड अस, वो कौन सी है? सॉलिड स्टेट है। जैसे इस वक्त मैं ये लेक्चर रूम में बैठ के आपको दे रहा हूं, तो मेरे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, फ्रंट पे, बैक पे रूम की दीवार है, वो सॉलिड है। टॉप पे छत है, वो भी सॉलिड है, और नीचे फर्श है, वो भी सॉलिड है। तो मोस्ट अबंडेंट स्टेट on earth या most abundant state around us is
सॉलिड स्टेट। लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट है। क्यों? कि जो लिक्विड स्टेट है वो रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान लिक्विड होता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर ले जाएं जितना मर्जी, तो ये क्या होगा? गैसियस स्टेट में। और 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें तब ये लिक्विड होगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से जितना मर्जी टेम्परेचर नीचे ले जाएं, ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। तो लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस का वही वॉल्यूम होता है जितनी हम उन्हें जगह या स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम हवा को गुब्बारे में भर दें तो गुब्बारे जितनी जगह घेर देगा, लेकिन अगर गुब्बारा फाड़ दें तो जितनी भी उसमें हवा थी, अगर हम कमरे में गुब्बारा फाड़ेंगे तो गुब्बारे की हवा पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसी तरह डेफिनेट शेप, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। गैसेस की शेप भी वही होती है जो कंटेनर की शेप होती है। ऐसा ही लिक्विड्स में भी होता है। जैसे अगर गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उस हवा की शक्ल गुब्बारे जैसी हो जाएगी। गाड़ी के टायर में हवा भरेंगे तो उसकी शक्ल गाड़ी के टायर जैसी हो जाएगी। तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। इसी तरह लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। इसीलिए तो कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 अंडर हाई प्रेशर भरी होती है, हम जैसे ही बॉटल का ढक्कन रिमूव करते हैं तो CO2 लिक्विड्स में से, यानी वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें से बबल बन के बाहर निकलना शुरू हो जाती। तो गैसेस की डेंसिटी लो होने की वजह से वो कोल्ड ड्रिंक में से CO2 गैस बबल अप हो जाती है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है कि दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरमिक्स होना, उस वक्त तक जब तक पूरा होमोजीनियस ना हो जाए, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टी। इफ्यूजन क्या है कि एक स्मॉल ओपनिंग से गैस के मॉलिक्यूल्स का 1 बाय 1 एस्केप कर जाना, इसे इफ्यूजन कहते हैं। ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एयर फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी खुशबू फ्रेगरेंस वाली गैस मौजूद है, हम जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अब कमरे में जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एयर फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स जाके इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ये डिफ्यूजन है। जबकि जो एयर फ्रेशनर की स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे मॉलिक्यूल्स 1 बाय 1 एस्केप कर जाते हैं रूम की तरफ, ये क्या है? ये इफ्यूजन है। तो गैसेस डिफ्यूजन भी शो करती हैं, इफ्यूजन भी शो करती हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होने के बराबर होती है, जबकि लिक्विड्स ये शो करते हैं। मसलन अगर दूध वाला दूध के अंदर पानी मिला दे तो आपको जब वो दूध बेचने के लिए आता है तो आपको तो नहीं पता चलता ना इसमें कितना पानी और कितना दूध है, क्योंकि वो डिफ्यूजन के तहत होमोजीनियस बन चुका होता। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। कैसे? प्रेशर बढ़ा के। क्यों? कि गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसीलिए वो कंप्रेस हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम गैसेस को एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंशन हीट करने पे भी की जा सकती है और अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ा के भी की जा सकती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर गुब्बारे में हवा है और आप कमरे में गुब्बारे को रख के फाड़ दें तो वो सारी की सारी जो गैस है जो गुब्बारे के अंदर थी कमरे में चली जाएगी, यानी वो एक्सपेंड कर जाएगी। या अगर गुब्बारा है उसमें हवा भरी हुई है, उसे आप जलते हुए चूल्हे के ऊपर लेके आए, जैसे हीट अप होगा गुब्बारा फट जाएगा, यानी इससे भी गैस क्या हुई? एक्सपेंड हुई। लिक्विड्स और सॉलिड्स टेम्परेचर बढ़ाने पे आमतौर पे वॉल्यूम में एक्सपेंशन कोई खातिर खा शो नहीं करता।
जबकि गैसेस में एक्सपेंशन दो तरीकों से की जा सकती है, एक टेम्परेचर बढ़ा के और दूसरा अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ा के। जाउल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉजेस कूलिंग, इसे कहते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। जैसे फर्ज किया हमारे पास एक ट्रक का टायर हो जिसके अंदर हवा भरी हो। अब आपको पता है टायर के अंदर हवा हाई प्रेशर के तहत भरी होती है। जून के महीने में आज 15 तारीख है, बहुत गर्मी है। अगर आप तपते रोड पे दोपहर के 12 बजे बैठे हों और आप उस टायर की नोज़ल को ओपन करके आगे अपना हाथ करें तो आपका हाथ बहुत ठंडा हो जाएगा। क्यों? कि उस टायर में से जो हवा निकल रही है वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है। जब वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है तो उसके मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब जैसे ही मॉलिक्यूल उससे हाईली कंप्रेस्ड स्टेट से बाहर आएंगे तो उन्होंने कहा क्या करना है, उन्होंने दूर दूर जाने की कोशिश करनी। जब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कैसे जा सकेंगे? जब आपस की अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ सकें। और उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कहाँ से आएगी एनर्जी? वो खुद अपनी एनर्जी दे देंगे। जब खुद अपनी एनर्जी दे देंगे तो इससे क्या होगा? उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के मुताबिक जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो उनका टेम्परेचर भी कम होगा। दैट विल कॉज कूलिंग। इसे कहते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। मॉलिक्यूलर कुलेयंस कैसे होते हैं गैसेस में, और गैस का प्रेशर कैसे होता है? देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये रैंडम मोशन सिर्फ कोई आइडियल गैसेस के लिए या सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के लिए नहीं होती। चाहे गैसेस आइडियल हों चाहे नॉन आइडियल हों, सब के सब ये रैंडम मोशन शो करती हैं। अब गैसेस की रैंडम मोशन की वजह से वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि गैसेस का जो प्रेशर होता है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कुलयन की वजह से होता है। लेकिन कुलयन कहाँ पे? आपस में नहीं, कंटेनर की वॉल्स के साथ जो कुलयन है उसकी वजह से गैस का प्रेशर होता है। अब जितने नंबर ऑफ कुलयंस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ज्यादा होंगे उतना गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो हमने पहले ही कह दिया था कि गैसियस स्टेट को सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इसीलिए कहते हैं कि इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अगर हम इस बात को एक डायग्राम से साबित करें तो देखें, हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में सॉलिड के पार्टिकल्स को शो किया हुआ है, एक में लिक्विड के पार्टिकल्स को और एक में गैस के पार्टिकल्स को। देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद मैक्सिमम है और वो बहुत करीब हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर हैं। लिक्विड में भी पार्टिकल्स बहुत करीब हैं, एम्प्टी स्पेसेस सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन हैं बहुत कम ही, लेकिन उनमें रैंडम अरेंजमेंट है। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर हैं और काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो ये बात साबित करती है कि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, गैसियस स्टेट को हम सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन, जो कि पीवी इक्वल है किसके? एनआरटी के। देखिए, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले गैस लॉज को समझते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर चैनल है जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है। हमें पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से क्या लेना देना? यहाँ पी का मतलब है प्रेशर, टी का मतलब है टेम्परेचर, वी का मतलब है वॉल्यूम और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स या मैस ऑफ द गैस। अब गैस लॉस क्या होते हैं? जो किसी भी गैस के वॉल्यूम की वेरिएशन को स्टडी करते हैं। कब? जब आप प्रेशर वेरी करें
या आप टेम्परेचर वेरी करें, या आप नंबर ऑफ मोल्स वेरी करें। तो इस स्टडी को कहते हैं गैस लॉज। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप वॉल्यूम को इन 3 फैक्टर्स में से यानी प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में से किसी एक फैक्टर के साथ वेरी करके स्टडी कर रहे होंगे तो याद रखिए जो बाकी 2 फैक्टर होंगे वो कांस्टेंट होंगे। मसलन अगर हम वॉल्यूम को प्रेशर के ज़रिए चेंज करना स्टडी करेंगे तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। जब वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ चेंज करके स्टडी करेंगे तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और जब वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के साथ वेरी करना स्टडी करेंगे तब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। इसे एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। अब सबसे पहले देखें बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गैस में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन बाकी देखें 2 फैक्टर बच गए। एक फैक्टर था हमारा टेम्परेचर और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म कर दिया जाए तो यहाँ आ जाएगा इक्वल और कांस्टेंट। तो ये V इक्वल हो जाएगा K ओवर P के, या PV इक्वल होगा K के। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरी डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है अगर गैस का टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया होगा तो P1 और V1 का प्रोडक्ट जितना होगा, एक्सपेरिमेंट के एंड पे P2 और V2 का प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में राइट साइड क्या है? K है, यानी इक्वल है। तो फिर लेफ्ट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से जो एंट्री टेस्ट में MCQs आते हैं वो क्या हैं कि एक तो डेफिनेशन है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। इसी तरह फिर एक और अंदाज से डेफिनेशन आती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे P1 V1 बराबर है P2 V2 के, तो आपको वैसे ही बता दें कि जी गैस का प्रेशर हमने फ़र्ज़ किया 10 गुना कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने P1 V1 हमेशा 1 पुट करना है। जब आप ये 1 पुट करेंगे, ये P1 भी V1 भी, तो P2 अगर 10 गुना कर दिया तो जब ये 10 होगा इंटू V2, 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी 1/10, यानी वॉल्यूम 10 गुना कम हो जाए। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन। और एक और तरह का जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ के बारे में कौन सा रिलेशनशिप सही नहीं है। तो मसलन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो तो ये ठीक होगा, PV इज इक्वल टू K हो ये भी ठीक होगा, P1 V1 बराबर P2 V2 हो ये भी ठीक होगा। और अगर हमारे पास लिखा हो P1 P2 इक्वल्स टू V1 V2 तो वो क्या होगा? गलत होगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? ये स्टडी करता है वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशनशिप। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यानी अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कब? जब बाकी 2 फैक्टर यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये उसी तरह इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा, V इक्वल हो जाएगा KT। अब T यहाँ डिवाइड T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V/T इज इक्वल टू K। यानी वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कब? जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। अब इसे भी हम वैसे लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू K और V2/T2 इज इक्वल टू K। यहाँ भी दोनों की राइट साइड इक्वल है तो फिर लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी।
तो हम लिख देंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो उसी तरह के क्वेश्चन एक जैसे हमने कहा कि डेफिनेशंस, जैसे कि दो डेफिनेशंस है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कब, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, या वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है कब, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। दूसरा क्वेश्चन, मैथमेटिकल फॉर्म्स कौन सी सही नहीं है, तो उसमें ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, और अगर इसे कुछ और लिख दिया जाए तो वो क्या होगा, गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम हो जाता है सपोज 4 गुना, तो बताइए टेम्परेचर कितने गुना हुआ होगा। तो V1 और T1 की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ जो इनमें से जिसकी भी वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे, तो अगली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह एवोगैड्रोस लॉ है, ये क्या है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है जब के टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ये बात हमने मोलर वॉल्यूम में भी पढ़ी थी कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है एट STP। अगर आप मोल डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएंगे एंड सो ऑन। सेम उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म, तो इक्वल और कांस्टेंट आ गया, V इज इक्वल टू KM। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं V ओवर N इज इक्वल टू K। उसी तरह V1 ओवर N1 ये भी K होगा, V2 ओवर N2 ये भी K होगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये फर्ज करें कि ये V1 ओवर N1 इज इक्वल टू K ये गैस 1 के लिए था और V2 ओवर N2 ये गैस 2 के लिए था, तो देखें हम यूं लिख सकते हैं कि गैस 1 के लिए V1 ओवर N1, गैस 2 के लिए V2 ओवर N2। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम ये कहते हैं कि V1 और V2 बराबर है, यानी दोनों गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं, तो पक्की बात है क्या होगा, N1 इक्वल होगा N2, यानी दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। तो हम तो मोलर वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं कि जब दो गैसेस के मोल बराबर होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होती है। लिहाजा एवोगैड्रोस लॉ को एक नए अंदाज से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर कोई सी दो गैसेस के वॉल्यूम बराबर हों तो उनके देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां से भी बच्चों उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये एक नए अंदाज से डेफिनेशन ये भी अक्सर MD कैट ई कैट में पूछी जाती। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ की। देखिए हमारे पास एक गैस है H2, इसका मैस है 2 ग्राम, तो ये 1 मोल है। इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं H2 के और 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट ST। सेम हमारे पास एक और गैस है 16 ग्राम ऑफ CH4, ये भी 1 मोल है। इसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इसका भी वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने बच्चों इससे एवोगैड्रोस लॉ को साबित करना है। अगर हम एवोगैड्रोस लॉ को साबित करना चाहते हैं तो आप देखिए ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, तो ये देखिए दोनों के क्या बराबर हैं, दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं। तो आप देखें दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर हैं, लेकिन ये कब होगा, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होंगे। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। अब जब हम ये तीनों लॉज समझ लेते हैं तो याद रखिए ये तीनों लॉज आइडियल गैसेस के लिए होते हैं। अब आइडियल गैसेस क्या होती हैं, कोई भी ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हो, हम उसे आइडियल गैस कहते हैं। और याद रखें नेचर में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। लिहाजा बच्चों जो हमारे पास अवेलेबल गैसेस हैं हम सबको क्या कंसीडर कर लेते हैं, आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं। अब इन तीनों लॉस को मिला के हम बनाते हैं जनरल गैस इक्वेशन या जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है कब, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कब, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक डिस्कस किया कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जनरल गैस इक्वेशन की कि अगर हम बच्चों इन तीनों को कंबाइन करना चाहें तो हमें एक लम्हे के लिए सपोज करना पड़ेगा कि अब ये टेम्परेचर, ये प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में से कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं है। क्यों? कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि वॉल्यूम तो तब वेरी होगा जब प्रेशर, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स वेरी होंगे। अगर आप इन्हें कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो आप गैस लॉस को स्टडी ही नहीं कर सकते। तो अब हम एक लम्हे के लिए फर्ज करेंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में से कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, तब हम इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये V क्या है, ये कॉमन आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कॉमन, ये 1/p आ गया, ये T आ गया और ये N आ गया। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट R आ जाएगा। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास PV इक्वल्स टू nRT आ जाएगा, जिसे जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसे आइडियल गैस लॉ या जनरल गैस लॉ भी बोलते हैं। अब अगर हम 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आप देखिए जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो PV किसके बराबर होगा? PV बराबर होगा RT के। अब अगर हम यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो ये T दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, PV/T बराबर होगा R। R क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखें ये जो रेशियो है PV की T के साथ, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसे मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं और जिसे किससे जाहिर करते हैं? R से। मोलर गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? हम जैसे बात कर चुके हैं पहले कि मोलर मैस का मतलब होता है 1 मोल का मैस, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का वॉल्यूम। तो आप देखिए मोलर गैस कांस्टेंट का मतलब होगा कि वो जो जनरल गैस कांस्टेंट है कितने मोल ऑफ गैस के लिए? 1 मोल के लिए, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ में लिखा था कि P1V1/T1 ये अगर R है, इसी तरह P2V2/T2 ये भी R होगा। इसे यूं भी लिख सकते हैं कि P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है? ये भी जनरल गैस इक्वेशन। मैं कहूँ कि जी PV इज इक्वल टू RT, ये क्या है? ये भी जनरल गैस इक्वेशन है। अगर मैं कहूँ P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये भी क्या है? ये भी जनरल गैस इक्वेशन। अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे ही देखें, इसमें 6 फैक्टर हैं, 2 प्रेशर, 2 वॉल्यूम और 2 टेम्परेचर। आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है कि भाई फ़र्ज़ किया गैस का प्रेशर इतना बढ़ा दिया, टेम्परेचर इतना सपोज कम कर दिया, बताओ वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब भी ऐसा एक जनरल क्वेश्चन होता है तो आपने क्या करना है कि P1, V1 और T1 सब की जगह 1 पुट करना। अगर उसने कहा जी सपोज प्रेशर 4 गुना कर देते हैं, यहाँ 4 पुट कर देंगे, टेम्परेचर भी सपोज 4 गुना कर देते हैं, यहाँ भी आप 4 पुट कर देंगे। तो अब देखिए ये 4 से कैंसिल, यहाँ तो ऐसे 1 था तो V2 का आंसर 1 आ जाएगा, मतलब जो पहले था अभी वही, तो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह कुछ भी वैल्यूज़ देके आपसे पूछा जा सकता। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बच्चों ये है कि ये इस तरह के जनरल क्वेश्चंस तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन सब में से पूछे जा सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे बॉयल्स लॉ है, इसमें आपको प्रेशर की ख़ास वैल्यू दे दे, मसलन कह दे कि जी 1 ATM प्रेशर है और फिर उसे बढ़ा दे, मसलन 10 ATM कर दे, और फिर आपसे पूछे कि जी उसका वॉल्यूम पहले था सपोज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, अब उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इक्वेशन वही होगी P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बस अब आप वो एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालें। और चार्ल्स लॉ में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, यानी आपको बता दें कि फ़र्ज़ किया गैस का वॉल्यूम जो है वो सपोज आपके पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वो जो T1 है वो 273 केल्विन है सपोज। अब वो कहेगा जी अगर आप इसे
546 केल्विन कर दें तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब देखिए बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और V2 आपके पास फौरी आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर अगर डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा एंड सो ऑन। सेम यहाँ भी बाज़ औक़ात वैल्यूज़ दे देगा कि प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो उसी तरह वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन याद रखें जब जनरल पूछा जाए तो हमने P1, V1 और T1 की जगह हमेशा क्या पुट करना है, 1 पुट करना। अब आइडियल गैस कांस्टेंट R क्या है, देखिए अभी अभी हमने कहा कि R इक्वल है PV ओवर T के। अब अगर हम STP पे बात करते हैं तो प्रेशर आपके पास 1 atm होता है, वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जिसे 273 केल्विन कहते हैं होता है। अगर हम ये पुट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर हम SI यूनिट्स निकालें तो SI यूनिट्स में यहाँ पे P क्या होगा, यहाँ पे P होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब की बजाय मीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब में 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। जब इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब, ये पुट कर देंगे और टेम्परेचर वही 273 केल्विन। तो आपके पास SI यूनिट्स आ जाएंगे 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल के बराबर होता है, यहाँ जाउल आ जाएगा। और हम इसे कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक कैलोरी 4.184 जाउल के इक्वल होता है। तो जब हम उसे 4.184 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलोरी में आंसर आ जाएगा 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपसे बच्चों क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज़ STP पे पूछी जा सकती हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में पूछी जा सकती हैं, या आपसे एनर्जी की यहाँ यूनिट्स या फिजिकल मीनिंग ऑफ R पूछा जा सकता है। ज़रा देखें गौर से, यहाँ पे आखिर से वापस जाते हैं। देखिए कैलोरी किसकी यूनिट है, एनर्जी की या वर्क डन की। जाउल भी इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर भी उसकी यूनिट है। ये तीनों चीज़ें किसकी जगह आई हैं, ATM डेसीमीटर क्यूब की जगह। इसका मतलब ATM डेसीमीटर क्यूब भी या वर्क डन की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। तो अब फिजिकल मीनिंग ऑफ R क्या होगा कि अगर किसी आइडियल गैस का 1 मोल हो और हम उसका चेंज इन टेम्परेचर पर केल्विन करना चाहते हैं, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब एनर्जी क्या करेगा। देखिए यहाँ इक्वल और 0 के दरमियान अगर हम कहें साइन है कौन सी है, प्लस, तो प्लस का मतलब है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर से बता रहा हूँ कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर किसी आइडियल गैस का 1 मोल हो और हम उसका टेम्परेचर कितने केल्विन बढ़ाएं, 1 केल्विन बढ़ाएं, तो वो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन हम बढ़ाते हैं तो वो 8.3143 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। ये एक और तरह से उसकी फिजिकल मीनिंग होगी। इसी तरह बच्चों डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे n, उन्हें मैस m और मोलर मैस कैपिटल M की सेंस में यूज करेंगे। जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस होता है, हमने पुट कर दिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास थी PV इज इक्वल टू nRT। तो अब n की जगह m ओवर m पुट कर दिया, इसको रीअरेंज किया, ये m लेफ्ट साइड पे ले गया, v राइट पे ले आया। अब यहाँ पे जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम है ये क्या है, ये डेंसिटी है, तो Pm इज इक्वल टू DRT। अगर हमने D निकालना है तो RT इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डेंसिटी हमारे पास आ गया Pm ओवर RT। अब यहाँ फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात, अगर हम मोलर मैस की बात करें तो डेंसिटी और मोलर मैस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए इसका बच्चों मतलब ये है
कि अगर कोई सी 4 गैसेस हैं, वो एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे रखी हुई हैं, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मसलन अगर हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों गैसेस पड़ी हैं एसटीपी पे, सवाल यह है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। देखिए हीलियम का मास 4 है, H2 का 2 है, O2 का 32 है और N2 का 28 है। तो किसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है? O2 का। इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी बात, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, तो अभी हम पढ़ के आए थे कि गैस को प्रेशर बढ़ा के कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, तो एक ख़ास जगह पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो फिर डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हम पढ़ के हैं अभी कि गैसेस एक्सपैंड कर जाती हैं। अब जब गैसेस एक्सपैंड करेंगी तो क्या होगा कि एक खास जगह पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे उनका मास कम हो जाएगा, जब मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फिर से देखते हैं कि प्रेशर का डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप, मोलर मास का डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप और टेम्परेचर का डेंसिटी से इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। मसलन क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ गैस। अब ये ऑप्शंस हैं। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ PV कांस्टेंट होता ही तब है जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस आर केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि उनके बारे में कौन सी बात सही होगी। तो देखें, टू गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही हमने पढ़ा था। कौन सा लॉ है? एवोगाड्रोस लॉ, कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो कोई भी दो गैसेस के अगर वॉल्यूम बराबर होंगे तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। इफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T occupy V dm cube of volume exerting a pressure of P atmosphere, what is its concentration in mole per dm cube? अब देखें, ये हमारे पास ऑप्शन था। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि उसने हमसे कंसंट्रेशन पूछी है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि मोल भी बता दिए n, वॉल्यूम भी बता दिया है v, प्रेशर भी बता दिया p और टेम्परेचर भी बता दिया है t। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा? देखिए, ये होगी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू व्हाट? nRT। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ऊपर n और नीचे v। हमने ये निकालना। अब देखिए, ये r और t राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है n से, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें n, ये v नीचे आ गया, n और v इज इक्वल टू ये p होगा, और ये RT यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो n ओवर v है, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही असल में क्या है? कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी? PV ओवर RT के बराबर होगी। तो अब देखें, लिहाजा हमारे पास आंसर कौन सा होगा? P ओवर RT। फिर क्वेश्चन है बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर ऑन अ गैस बी डिक्रीज्ड टू ट्रिपल द वॉल्यूम। यानी आप देखें, प्रेशर और वॉल्यूम का ही जिक्र है, तो कहता है प्रेशर कितना बढ़ाएं कि वॉल्यूम ट्रिपल या 3 गुना हो जाए। अब देखिए, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे बॉयल्स लॉ की कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
उसने कहा कि हम वॉल्यूम 3 गुना करना चाहते हैं। इसका मतलब पहले वॉल्यूम 1 है और अब हम 3 करना चाहते हैं। पूछा क्या कि प्रेशर कितना होगा, इसका मतलब पहले प्रेशर क्या था 1 और जो अब वाला प्रेशर है वो हमें नहीं पता। अब P2 कैसे आएगा, 3 देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर है 1/3। तो देखिए ऑप्शन इज अल्फा। इसी तरह क्वेश्चन है कि करेक्ट गैस इक्वेशन इज, इनमें से कौन सी गैस इक्वेशन सही है। तो अब देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अगर हम यहां से सिर्फ टेम्परेचर की रेशियो निकाल लें, देखिए ये यहां डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये यहाँ पे ऊपर है यानी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा P1 V1 ओवर हो जाएगा P2 V2 और बराबर क्या होगा T1 ओवर T2। तो दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखें हमारे पास आंसर कौन सा हुआ 4। इसी तरह क्वेश्चन है कि द कांस्टेंट R इज, अभी अभी हमने डिस्कस किया था जनरल गैस कांस्टेंट R की फिजिकल मीनिंग, और हमने उसमें यह कहा था कि अगर हमारे पास किसी गैस का 1 मोल हो और हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं तो वो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगी, या उसे न्यूटन मीटर में, जाउल में या कैलोरी में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब वर्क डन तो था ही, साथ क्या था, पर केल्विन भी था और पर मोल भी था। तो आंसर क्या होगा 4। इसी तरह क्वेश्चन है कि द गैस दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी एट STP। तो देखें सबका वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब डेंसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। O2 का 32, CO का 28, HE का 4, CH4 का 16। तो मास किसका सबसे ज्यादा है, O2 का। तो आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन है कि अ गैस इज बीइंग हीटेड इन सच अ वे दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर ट्रिपल्ड, कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को 3 गुना कर दिया जाता है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स, कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होगा। अब देखिए हमें 3 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो भी 2 दफ़ा यानी 1 और 2 के साथ। हमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में पूछा हुआ है टेम्परेचर क्या होगा। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अभी बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जो पहले वाली कंडीशन है उन्हें क्या समझना है, 1। अब सवाल ये है कि प्रेशर भी 3 गुना है, वॉल्यूम भी 3 गुना, तो टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमने ये वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 बराबर किसके होगा, 3 into 3 यानी कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब देखिए यहाँ ये ऑप्शंस है, तो आंसर क्या होगा बीटा, 9 टाइम्स। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस तरह का ग्राफ आता है। इसे आइसोथर्म इसलिए कहते हैं चूंकि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाएगा। जब ये दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसी तरह ये ग्राफ है P और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान। अब जिस तरह प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम 1 ओवर V के डिनोमिनेटर में,
तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम हो जाता है। अब देखिए ये 1/v लेफ्ट को कम होगा, लिहाजा ये लाइन भी लेफ्ट को चली जाएगी। लेफ्ट को जाने का मतलब टूवर्ड्स विच एक्सेस? प्रेशर एक्सेस। इसका मतलब ये जो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ है, एट हायर बट कांस्टेंट टेम्परेचर इट मूव्स टूवर्ड्स विच एक्सेस? प्रेशर एक्सेस। इसी तरह ये प्रेशर और पीवी का ग्राफ है। अब हमें पता है प्रेशर जैसा मर्जी हो, आइडियल गैस के लिए पीवी कांस्टेंट रहता है तो इसलिए ये जो ग्राफ आएगा ये पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस होगा। लेकिन अगर हम इसका फिर टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीवी भी बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा के उसे अगेन कांस्टेंट रखना है, लिहाजा पीवी फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर ये सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो ये किस पे होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे। दिस विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सेस? प्रेशर एक्सेस। अगर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखें तो ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये हमारे पास ग्राफ आता है। अब हम इसको डिस्कस कैसे करते हैं कि जब टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता जाता है। लेकिन देखें एक ख़ास टाइम के बाद ये बोल्ड लाइन की बजाय डॉटेड लाइन है। इसका क्या मतलब है? देखिए अगर फ़र्ज़ किया कि मैं आज आपकी क्लास की अटेंडेंस मार्क करता हूँ, तो अटेंडेंस मार्क करते हुए एक बच्चा है जो कि अली अहमद है, वो एब्सेंट होता है। फ़र्ज़ किया कल भी मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ तो अली अहमद ही एब्सेंट होता है, परसों भी अटेंडेंस मार्क करता हूँ, अली अहमद एब्सेंट होता है। अब सपोज चौथे दिन मैं आपकी क्लास नहीं लेता, मैं किसी के ज़िम्मे लगा देता हूँ कि इस क्लास की अटेंडेंस मार्क कीजिए। अब अटेंडेंस मार्क हो जाती है। अगर जिसको मैं अटेंडेंस मार्क करने का कहता हूँ वो मुझे इन्फॉर्म करता है इस अटेंडेंस के बारे में और वो कहता है सर एक ही बच्चा एब्सेंट था, तो अब फ़ौरन मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अली अहमदी एब्सेंट होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन, कि हम बच्चों ये सोचते हैं कि जैसा पहले हो रहा था अब भी वैसा ही होगा। तो चूंकि एक ख़ास टेम्परेचर के बाद हम मज़ीद टेम्परेचर लो कर ही नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते लो टेम्परेचर, तो हम ये सोचते हैं कि जैसा यहाँ तक हुआ था आगे भी वैसा ही होगा। तो जब हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके इस लाइन को मिलाते हैं तो ये जिस पॉइंट पे मिलता है वहाँ टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन जब आप इसे केल्विन में देखते हैं तो यही -273 डिग्री सेल्सियस ये 0 केल्विन के बराबर होता है। यानी अगर यही वाला ग्राफ हम बनाएं किसके दरमियान, ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हो इन सेंटीमीटर क्यूब, तो यही जो ग्राफ है देखिए वो कैसे आएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ टेम्परेचर है जो कि केल्विन में, यहाँ पे वॉल्यूम है जो कि सेंटीमीटर क्यूब में। तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। क्यों कि टेम्परेचर जब केल्विन स्केल में 0 होता है तो थ्योरेटिकली वॉल्यूम 0 हो जाता है, लेकिन सेल्सियस में टेम्परेचर जब -273 डिग्री सेल्सियस होता है तब वॉल्यूम 0 होता है। तो वहाँ कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, बट दैट विल नेवर मीट एट द ओरिजिन। अगर हम डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो आपने चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अब इसमें हम V0 यानी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस सपोज कर लेते हैं 546 सेंटीमीटर क्यूब, और गैस का नया वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस मालूम करना चाहता है। तो इसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस 1092 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। और अगर हम यही वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पे मालूम करना चाहें तो उसी फार्मूले में जब T डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे तो वॉल्यूम थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा? 0। तो अभी हमने यही बात की थी कि वो टेम्परेचर जिस पे थ्योरेटिकली गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उसे क्या कहते हैं?
एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखिए एब्सोल्यूट ज़ीरो में दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड एब्सोल्यूट है, ये केल्विन स्केल के लिए, दूसरा ज़ीरो है, ये मैग्नीट्यूड है। यानी जब केल्विन स्केल में टेम्परेचर की मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो, तो उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहता है। तो हमने देखा कि थ्योरेटिकली उस पे गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाता है, ज़ीरो। पर याद रखना है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो दिस विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब देखें, इसको हमने एक ग्राफ के जरिए शो कर दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि आया चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल में ओबे होता है या फिर केल्विन स्केल में। देखिए अगर हम ये जो पहले वाला वॉल्यूम है 1092 जो अभी हमने डिराइव किया, इसे V1 कह दें, और ये दूसरे वाला जो टेम्परेचर है चाहे सेल्सियस में चाहे केल्विन में, इसे T1 कह दें। अब आप देखें जब आप 1092 यानी वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब और 546 यानी केल्विन, इसकी रेशियो लेंगे यानी V1/T1, तो आंसर 2 आएगा। लेकिन जब आप 1092 को डिवाइड करेंगे 273 यानी सेल्सियस में, तो इसका वॉल्यूम कुछ और, आंसर कुछ और आएगा। सेम अगर हम यहाँ पे 746 को V2 कह दें और 100 डिग्री सेल्सियस या 373 को T2 कह दें, अब 746 को जब 373 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, यानी V1/T1 की तरह V2/T2 भी 2 ही आएगा। लेकिन जब 746 को सेल्सियस टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर ये नहीं आएगा। और सेल्सियस में V1/T1 का आंसर V2/T2 के आंसर के बराबर नहीं होगा, जबकि केल्विन में V1/T1 बराबर होगा V2/T2। तो साबित ये हुआ कि अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा तो ये लॉ ओबे होगा, अदरवाइज ओबे नहीं होगा। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें क्या समझ आया कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे थ्योरेटिकली गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी कि चार्ल्स लॉ कब ओबे होता है और कब ओबे नहीं होता, उसको समझने के लिए हम इसकी रिटन फॉर्म भी दे देते हैं। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि सेल्सियस में हम देखना चाहते हैं तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होना चाहिए, पर हमने कहा नहीं होगा। कैसे? अब देखिए सपोज ये V1 है, V1 है तो क्या होगा 1092 और T1 सेल्सियस में कितना है जी 273 है। इसी तरह V2 क्या है, V2 हमने कहा था 746 है जी, ये 746 है। और T2 क्या था डिग्री सेल्सियस में 100 है। आप इसकी रेशियो ले लें, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब चार्ल्स लॉ कभी भी ओबे नहीं होता किस स्केल में, सेल्सियस स्केल। अगर हम यही बात केल्विन स्केल में देखें तो V1/T1 बराबर किसके होगा, V2/T2। देखिए V1 क्या था 1092 और T1 क्या था 546, लिख दिया हमने 546। इसी तरह V2 हमारे पास क्या था, ये था 746, हमने लिख दिया 746। इसी तरह हमारे पास T2 क्या था 373। अब देखें ये होगा 1 और ये होगा 2, सेम ये होगा 1 और ये होगा 2, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चार्ल्स लॉ ओबे हुआ या ना हुआ, हुआ। तो चार्ल्स लॉ ओबे होता है कब जब टेम्परेचर किस स्केल में हो, केल्विन स्केल में, जबकि सेल्सियस स्केल में ये लॉ ओबे नहीं होता। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की। मसलन क्वेश्चन है कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 आइसोथर्म यानी बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस, दिस इज बिकॉज। तो अभी हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसी तरह क्वेश्चन है कि टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस सीजेस इज कॉल्ड। अब ये इसकी ऑप्शंस हैं। अब हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में कि जो ई के यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के।
इसका मतलब अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर 0 तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी 0, यानी आसान लफ्ज़ों में हम उसे कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हुआ, एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन। What conclusion would you draw from the following graphs? अब ये ग्राफ है, ये एक और ग्राफ है। देखिए पहली बात क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर बढ़ जाता है। देखें टेम्परेचर कम करने से, अगर आप वॉल्यूम की बात जानते हैं तो आपको पता है कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता नहीं बल्कि वो कम होता है। इसका मतलब ये बात तो कतन सही हो ही नहीं सकती। बीटा, एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड द वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात सही हो सकती है। कैसे? मसलन पहले ग्राफ में देखें टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दूसरे में देखें टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये ऐसे लगता है कि ये सही है। चार्ली, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर थ्योरेटिकली द वॉल्यूम एज वेल एज द प्रेशर बिकम 0। देखिए अभी हमने ग्राफ पढ़ा था टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और हमने कहा था कि एक ख़ास टेम्परेचर पे थ्योरेटिकली गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर प्रेशर का भी वैसा ही ग्राफ हो तो इसका मतलब इसका भी यही मतलब होगा, तो फिर ये भी सही होगा। तो फिर आंसर क्या बनेगा, बोथ बीटा एंड चार्ली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चों पाकिस्तान का एक चैनल है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, वहाँ हमने कहा था कि वॉल्यूम की वेरिएशन को स्टडी करें बाय वेरिइंग प्रेशर, तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। वॉल्यूम की वेरिएशन को स्टडी करें बाय टेम्परेचर, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। और वॉल्यूम की वेरिएशन को स्टडी करें बाय वेरिइंग नंबर ऑफ मोल्स, तब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम दोबारा से वही PTV नेटवर्क लिख दें तो गौर से देखिए, अगर बच्चों मैं प्रेशर की वेरिएशन को स्टडी करूं बाय वेरिइंग टेम्परेचर, तो इसका मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और दिस लॉ इज नोन एज गे-लुज़ैक्स लॉ। गे-लुज़ैक्स लॉ के मुताबिक बेसिकली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि उस वक्त वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये दोनों बातें दो लॉज की बेसिकली एप्लीकेशंस थी, एक चार्ल्स लॉ की और एक गे-लुज़ैक्स लॉ की। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब ये ग्राफ है, देखिए इसमें क्या है कि ये लाइन है जो कि एक्स को शो कर रही है, और ये ऊपर क्या लिखा है, PV इज इक्वल टू NRT। भाई PV NRT के कब बराबर होता है, और प्रेशर चाहे बढ़ाते जाएं PV बराबर NRT सेम रहता है। देखिए ये लाइन ना तो ऊपर को जा रही है ना नीचे, इसका मतलब PV बराबर NRT और कांस्टेंट है। तो कब कांस्टेंट होगी, विद इंक्रीज इन प्रेशर, जब गैस आइडियल होगी। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास, तो आंसर कौन सा होगा, अल्फा। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एक्सेप्ट, यानी सारी बातें सही हैं सिवाय एक के। देखें बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू K है, कब, जब T और N कांस्टेंट हो, और चार्ल्स लॉ में V और T की रेशियो कांस्टेंट है, जब P और N कांस्टेंट है। ये भी ठीक है। K डिपेंड्स अपॉन mass, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, यानी आपने कहा ना नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मैस है, टेम्परेचर है, और नेचर ऑफ गैस मतलब आइडियल या नॉन आइडियल, तो ठीक है। इसी तरह चार्ल्स लॉ का K भी मैस, नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर की वजह प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। ये भी सही है। वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है, कब, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये भी सही है। और वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब N और P कांस्टेंट है। ये भी अभी हम डिस्कस करके हैं। और डेल्टा पे है कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ ऐसे आता है जो P और V का है, और इसे हम आइसो बार कहते हैं। देखिए आइसो बार का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ तो हम पढ़ के आए थे क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर, तो इसे आइसो बार नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, आइसोथर्म। अब चार्ल्स लॉ का ग्राफ है
कि टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन पे मिल गई। यानी थ्योरेटिकली जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन स्केल 0 तो गैस का वॉल्यूम भी 0। अब अभी पढ़ के आए थे कि ये तो तब आता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। इसका मतलब इसे आइसोथर्म नहीं कहना चाहिए, इसे आइसोबार कहना चाहिए। तो ये जो टर्म्स हैं आइसोबार और आइसोथर्म ये उलट लिख दिए हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, डेल्टा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये गैस लॉज और इनसे रिलेटेड जनरल गैस इक्वेशन और साथ ही इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।